3 मंजिला नाव पर बहू का ससुराल। रात का गहरा सन्नाटा था। नदी का पानी धीमी लहरों के साथ बह रहा था। चांद की हल्की रोशनी उस नाव पर पड़ रही थी जो नदी के बीचों बीच खामोश खड़ी थी। नाव के अंदर हल्की पीली रोशनी थी। हर कोई अपने अपने कोने में था। कोई लेटा हुआ, कोई बैठा हुआ, तो कोई ऐसे खामोश जैसे अंदर से टूटा हुआ हो। नाव के पिछले हिस्से में अंधेरे की आड़ में खड़ा युवराज धीमी आवाज में फोन पर बात कर रहा था। उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। इस बार चूकना नहीं है, मौका मिला है, हाथ से नहीं जाने दूंगा। सब कुछ तैयार रखना, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। इतना कहकर तुरंत फोन काट देता है। उधर नाव के अंदर विक्रम एक कोने में बैठा था। उसके हाथ में घिसी हुई रस्सी थी जिसे वो बिना सोचे समझे घुमाता जा रहा था और खुद से ही कुछ कह रहा था। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? उसकी आंखों में जिम्मेदारी का बोझ था। तभी राधा की नजर इधर उधर बिखरे सामान पर पड़ती है। वो झुंझुलाकर खड़ी हो जाती है। कुछ भी ठीक से नहीं होता है इस नाव में। सामान वहाँ रखो और अगले ही पल इधर आ जाता है, और सुकून तो जैसे हमारी जिंदगियों से कोसों दूर चला गया हो। राधा का गुस्सा देखकर कुछ पल के लिए सभी लोग चुप हो जाते हैं और फिर उनकी बेटी अनन्या हंसते हुए अपनी माँ के पास आती है। अरे माँ, आप तो ऐसे गुस्सा हो रही है जैसे हम किसी 5 स्टार होटल में हो और वेटर ने ऑर्डर गलत दे दिया हो। चुप हो जा अनन्या, हर वक्त बस मजाक ही सूझता है तुझे। कोई गंभीर बात करो तो ये महारानी हंसी में उड़ा देती है। राधा जी अनन्या को डांटकर एक पल रुकती हैं, फिर जैसे मन में दबी बात अचानक बाहर आ जाती है। सुनो सब लोग, एक जरूरी बात करनी है मुझे। मैंने शकुंतला जी से बात कर ली है, शिवाय के लिए रिश्ते की। पल भर के लिए नाव पर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। फिर विक्रम कहता है, माँ इस हालत में शादी? हाँ विक्रम, और क्या करूं मैं, हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहूं? राधा जरा सोचो, अभी हम खुद किस हाल में हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ जी, घर में बहू आएगी तो रौनक आएगी, हाथ पांव चलेंगे, शायद हमारी किस्मत भी पलट जाए। शिवाय जो अभी तक चुपचाप बैठा था, एक पल के लिए उसकी नजर मां पर टिकती है। कुछ कहना चाहता है लेकिन चुप रह जाता है। तभी युवराज की आवाज आती है। वाह मां, सोच तो बड़ी ऊंची है, लेकिन जरा बताइए तो कौन सी लड़की आएगी इस टूटी नाव पर? युविका भी मुंह बनाते हुए बीच में बोल पड़ती है। युवराज, जो आएगी वो या तो बहुत मजबूर होगी या फिर बेचारी, उसको पता ही नहीं होगा कि वो किस घर में आ रही है। राधा जी की आंखें नम हो जाती हैं। अंकुश जी उन्हें देखते हैं और धीरे से आगे आ जाते हैं। युवराज, तुम्हारी माँ गलत नहीं कह रही। हालात कैसे भी हों, जिंदगी रुकती नहीं है। शिवाय की उम्र हो रही है और अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो शिवाय की शादी कर देनी चाहिए। आखिर एक की सजा सबको क्यों? युवराज कुछ बोलने को होता है लेकिन पिता की आंखें देखकर रुक जाता है। तभी अनन्या धीरे से शिवाय के पास आकर बैठती है। भैया कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? माँ जो सोच रही है शायद ठीक ही सोच रही है। तो फिर भाभी आएगी मेरी। माँ जी सही कह रही हैं, हालात चाहे जो हो, घर की रौनक तो बनी रहनी चाहिए। कुछ देर के बाद नाव के छोटे से रसोई घर से खाने की खुशबू आने लगती है। आइए सब लोग, खाना तैयार हो गया। ओ भाभी, आपके हाथों का खाना तो सबका मूड ठीक कर सकता है। नौटंकी, आजा जल्दी। सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं। तभी नाव के कोने वाले कमरे से हल्की आवाज आती है। सबकी नजरें वहीं ठहर जाती हैं। राधा जी खाना परोसते हुए पल भर रुक जाती हैं। उधर ध्यान मत दो, कुछ चीजों से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। राधा जी की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। अंकुश जी उन्हें देखते हैं और कुछ कहते हैं। चलो जल्दी से सब लोग अपना खाना खत्म करो, रात काफी हो गई है, सोना भी तो है। जहां कुछ देर पहले हंसी थी वहां अब सन्नाटा था। सब खाना खत्म करके अपने अपने कोने में चले जाते हैं। अगली सुबह शर्मा जी के आंगन में हल्की धूप फैली होती है। चारों तरफ लकड़ियां और औजार बिखरे हैं। अखिलेश जी लकड़ी काट रहे होते हैं और आरोही जमीन पर बैठकर सैंड पेपर से उसे पॉलिश कर रही होती है। देखा बेटा, ये लकड़ी का टुकड़ा अभी देखने में कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर सच्ची मेहनत से तराशे ना तो इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। आरोही काम रोककर पापा की तरफ देखती है। हाँ पापा, लकड़ी तो कुछ भी बन सकती है, बस बनाने वाले के हाथ सच्चे होने चाहिए। अखिलेश जी एक पल के लिए काम रोककर बेटी को देखते हैं। उनकी आंखों में जो गर्व था वो शायद लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। तभी अंदर से आवाज आती है। अरे बस भी करो, आप दोनों सुबह से लगे हुए हो, थोड़ा सांस भी लेते हो कि नहीं? अंतरा जी बाहर आती हैं, हाथ में गिलास लिए हुए। ले बेटा, पहले पानी पी,
और तुम कितना काम करोगे आखिर? अरे अंतरा, कहाँ करेंगे, तभी तो घर चलेगा। तीनों बात कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पे कोई आता है। अरे ओ अखिलेश भैया, घर पर हो क्या? तीनों की नजर एक साथ दरवाजे की तरफ गई। अरे शकुंतला जी, आइए आइए, कैसे आना हुआ आज? शकुंतला जी मुस्कुराते हुए अंदर आती हैं। अंदर आते ही उनकी नजर सीधे आरोही पर पड़ती है। आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। अच्छा, जल्दी बताइए शकुंतला जी, कौन है वो लोग? देखिए, रायजादा परिवार को मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले उनके घर में सिलाई का काम किया करती थी कई साल। घर के लोग बहुत सीधे और संस्कारी हैं। बस एक बात है, उनके रहने का तरीका थोड़ा अलग है। मतलब कैसा अलग? अरे कुछ बुरा नहीं भाभी जी, बच्चों को नदी का पानी का बहुत शौक है, जो नाव में रहते हैं, और घर खर्च के लिए बेटे फैक्ट्री में काम करते हैं। लेकिन नाव में क्यों रहते हैं? अंदर की सारी बातें तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ, दिल के बहुत अच्छे हैं। मैंने खुद देखा है। भैया, मेरा मन कहता है आरोही वहाँ खुश रहेगी, इसीलिए आई हूँ। ठीक है शकुंतला जी, आप कह रही हैं तो एक बार मिल लेते हैं। शकुंतला जी के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है। अगले दिन शर्मा जी के घर में थोड़ी अलग हलचल थी। रायजादा परिवार की नाव से सभी लोग उतरकर शर्मा जी के घर पहुंचे। राधा जी अंदर आते ही चुपचाप बैठ गईं। नजर इधर उधर घूम रही थी। माँ, इंटरव्यू लेने आई है क्या? एक पल चुप नहीं रह सकती तू? अनन्या मुस्कुराकर चुप हो जाती है। बातचीत शुरू होती है। अंकुश जी और अखिलेश जी की बातें चल रही हैं। अंतरा जी और राधा जी भी धीरे धीरे घुल मिल रही हैं। तभी युवराज का फोन बज उठता है। सॉरी, जरूरी कॉल है। युविका भी फौरन उठ जाती है। मैं भी आती हूँ। विनीता गौर से दोनों को बाहर जाते हुए देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। भाई, हमें तो रिश्ता मंजूर है, लेकिन मुझे लगता है कि लड़का लड़की आपस में कुछ बातें कर लें तो सही होगा। आरोही शिवाय को अंदर की तरफ लेकर जाती है। थोड़ी देर दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। फिर शिवाय ने उस खामोशी को खत्म किया। आप अपने पापा के साथ लकड़ी का काम करती हैं? हाँ, पापा से सीखा। बिना काम के दिन अधूरा लगता है। अरे, मुश्किल नहीं लगता? जो चीज अपने हाथों से बनती है ना, उसमें मुश्किल भी अच्छी लगती है। थोड़ी देर दोनों ने बातें की। उसके बाद बाहर जाकर बैठ जाते हैं। तभी राधा जी आरोही के पास आती हैं। एक बात पूछूं बेटा, अगर कभी मुश्किल आए सामना कर लोगी? आरोही एक पल रुकती है, फिर जवाब देती है। यहाँ भी मुश्किल आती है, लेकिन जब अपने साथ हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। राधा जी कुछ नहीं बोलती, बस एक पल आरोही को देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं। रिश्ता तय हो जाता है। 2 दिन के बाद शर्मा जी के दरवाजे पर शकुंतला जी आती हैं। सांस फूली हुई, चेहरे पर हड़बड़ाहट। अरे सुनो तो अंतरा भाभी, सुनो तो जरा। अरे शकुंतला जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? भाभी जी, रायजादा परिवार ने कहा है कि उन्हें जल्दी शादी करनी है। जल्दी मतलब 2 ही दिन तो हुए हैं रिश्ता तय हुए। 2-3 दिन में। तभी अखिलेश जी भी आ जाते हैं। अरे इतनी जल्दी क्यों शकुंतला जी? भैया, मुझे भी पूरी बात नहीं पता, बस इनका कहना है कि जल्दी करनी है शादी। वहीं दूसरी तरफ नाव में बेचैनी और तनाव साफ महसूस हो रहा था। माँ, ये क्या किया आपने? 2 दिन में शादी? अरे उन लोगों को क्या लगा होगा? उन्हें हम पर शक हो रहा होगा। विक्रम सही कह रहा है राधा, आखिर ऐसी भी क्या जल्दी आन पड़ी थी? जल्दी है जी, बहुत जल्दी है। मुझे रात भर नींद नहीं आती। मुझे डर है कि अगर देर की तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। तभी कोने में खड़ा युवराज हंसते हुए आगे आता है। अरे भाई साहब, माँ ने तो समझदारी की है, वरना आप ही बताइए, इस कबाड़ हो चुकी नाव पर और कौन अपनी बेटी भेजेगा? शिवाय की जितनी कमाई है ना, और जो हमारे हालात हैं, उसमें तो कोई अपनी गाय भी हमें ना दे। ये तो फिर भी जीती जागती लड़की है। चुप कर युवराज, जबान पर लगाम दे। चुप क्यों रहे माँ जी? युवराज गलत क्या कह रहे हैं? माहौल में कड़वाहट बढ़ जाती है। तभी राधा जी का फोन बज उठता है। शकुंतला जी का फोन था। राधा जी फोन उठाती हैं और स्पीकर ऑन कर देती हैं। हेलो राधा बहन, मुबारक हो। मैंने अखिलेश भैया और अंतरा भाभी से बात कर ली है। वो लोग पहले तो घबराए थे, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया है। वो कह रहे हैं कि जब आप चाहे तभी शादी कर लीजिए, उन्हें रिश्ता मंजूर है। 2-3 दिन पलक झपकते बीत गए। शर्मा जी के छोटे से घर में सादगी से रस्में पूरी हुई।
फेरे हो चुके थे। शिवाय और आरोही अब जीवन साथी बन चुके थे। अब विदाई का वक्त था। आंगन में सभी इकट्ठा थे। बेटा, अपने नए घर और नए रिश्तों को संभाल कर रखना। हर रिश्ता लकड़ी की तरह होता है, उन्हें प्यार से तराशोगी तो वो खूबसूरत बनेगा, और अगर जरा भी लापरवाही हुई तो दरारें आने में देर नहीं लगती। बस एक बात याद रखना बेटा, ससुराल अब तुम्हारा अपना घर है। वहाँ की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढना। आप दोनों भरोसा रखिए, मैं आपके सिखाए संस्कार कभी नहीं भूलूंगी। विदाई की रस्म पूरी हुई। भारी मन से आरोही ने अपने पुराने घर की दहलीज पार की। नदी के किनारे पहुंचते ही वो नाव उसे किसी नई दुनिया की तरह लगी। यही है मेरा घर अब। नाव के दरवाजे पर विनीता आरती की थाली लिए खड़ी थी। आओ आरोही, घर में तुम्हारा स्वागत है। आरती हुई। आरोही ने दहलीज पर पांव रखा। अनन्या बगल में खड़ी थी, खुशी से मुस्कुराते हुए। भाभी जी, ये है आपका फ्लोटिंग ससुराल। तभी एक तरफ से युविका की आवाज आई। चलो एक और आ गई, देखते हैं कितने दिन में आदत लगती है इसे। अरे अंदर जाकर देखने तो दो पहले, फिर पता चलेगा। राधा जी ने आरोही का हाथ थामा और अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर आरोही एक पल के लिए ठहर गई। नाव की सीमित जगह में इतने सारे लोगों का सामान, इधर उधर ऊपर नीचे हर कोने में कुछ ना कुछ भरा हुआ था। इतने सारे लोग, इतनी कम जगह। तभी आरोही की नजर नाव में सबसे पिछले कोने पर जाकर रुक गई। एक बंद कमरा, बाकी सब जगह सामान बिखरा था, लेकिन उस कमरे के आगे कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ, जैसे जानबूझकर छोड़ा गया हो। तभी राधा जी की नजर आरोही पर पड़ी। आरोही, उधर मत देखो। आरोही चौंक कर राधा जी की तरफ मुड़ी। माँ जी, वो कमरा। कहा ना, उधर ध्यान मत दो, घर में अभी अभी आई हो, जो दिखाऊं वो देखो। राधा जी की आवाज में सख्ती थी। आरोही ने चुपचाप नजर हटा ली, लेकिन मन में वो सवाल और गहरा हो गया। माँ जी ने इतनी जल्दी क्यों मना किया? उस कमरे में आखिर है क्या? रात हो गई थी। नाव पर सभी अपने अपने कोने में थे। कोई लेटा था, कोई करवट बदल रहा था। जगह कम थी और लोग ज्यादा। आरोही भी लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। इतने सारे लोग, इतनी कम जगह, यहाँ बहुत कुछ अलग है। तभी शिवाय ने धीमे से आवाज लगाई। हे आरोही, सो नहीं पाई? नहीं, बस थोड़ा अलग लग रहा है सब। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा शुरू में। कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाऊंगी। शिवाय एक पल चुप रहा, फिर धीरे से करवट लेकर सो गया। आरोही की नजर फिर उस तरफ चली गई जहां वो बंद कमरा था। अंधेरे में भी वो दरवाजा दिख रहा था। एडजस्ट तो कर लूंगी, लेकिन इस कमरे का राज, वो भी जानना है मुझे। सुबह की हल्की रोशनी नाव पर फैली थी। सब अभी उठ ही रहे थे, लेकिन विनीता सबसे पहले उठी और रसोई के उस छोटे से कोने में वो अकेली काम में लगी थी। आरोही उठी, इधर उधर देखा और बिना कुछ सोचे विनीता के पास चली गई। भाभी जी, मैं भी हाथ बटाऊं? अरे, पहला दिन है तुम्हारा, आराम करो। आराम बाद में, पहले काम। विनीता ने एक पल देखा, फिर बिना कुछ कहे बगल में जगह दे दी। दोनों साथ काम करने लगी। थोड़ी देर में दोनों के बीच बातें शुरू हो गईं, जैसे पुरानी पहचान हो। तभी दूर से युविका आती दिखी। दोनों को साथ देकर एक पल रुकी और मुंह बनाया। कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है अच्छा बनने की। विनीता और आरोही दोनों ने सुना। होती है कुछ आदतें, आप ध्यान मत दीजिए। नाव की उस छोटी सी रसोई में दो बहुएं साथ खड़ी थीं, एक पुरानी एक नई, लेकिन दोनों के बीच एक सच्चा रिश्ता बन गया था। काम करते करते विनीता ने आरोही से कहा, आरोही, जरा नदी से पानी ले आइएगा, वो बाल्टी रखी है किनारे पर। हाँ भाभी, अभी लाती हूँ। आरोही बाल्टी लेकर नाव के किनारे पर आई। नदी का पानी नीचे बह रहा था। उसने झुककर बाल्टी डाली, तभी अचानक बाल्टी खींची और आरोही का पांव फिसला। वो लड़खड़ाई। अरे, कोई है? तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया। आरोही ने ऊपर देखा तो वो शिवाय था। हे, संभल कर, पहले पांव देखो फिर झुको। आरोही की सांस अभी भी तेज थी। हाथ अभी भी शिवाय के हाथ में था। शिवाय, थैंक यू, आप ना आते तो। नाव पर किनारे के पास ध्यान रखना, यहाँ जमीन नहीं है, नदी है। अब याद रहेगा। इस बार शिवाय ने खुद बाल्टी भरकर आरोही को थमा दी और दोनों चुपचाप अंदर आ गए। पहला दिन गुजर गया। अगले दिन आरोही नाव के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। इतना मुश्किल होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। जगह कम, काम ज्यादा, और सब कुछ इतना अलग। तभी अंकुश जी इधर से गुजरे। आरोही को देखकर रुक गए। एक पल देखते रहे, फिर पास आकर बैठ गए। क्या हुआ बेटा, थक गई? आरोही ने ऊपर देखा और बिना कुछ बोले थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मुश्किल है, ये मैं जानता हूं बेटा, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम
हिम्मत मत हारना बेटा, जी पापा जी। हिम्मत रखो बेटा, अकेली नहीं हो। अंकुश जी चले गए। आरोही वहीं बैठी रही, लेकिन अब चेहरे पर थकान के साथ एक हल्की सी ताकत भी थी। अकेली नहीं हूँ। कुछ दिन और बीत गए। नाव पर जिंदगी ऊपर से पहले जैसी ही लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों में खिंचाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उस सुबह विनीता अकेले ही सारे कामों में लगी हुई थी, झाड़ू, बर्तन, खाना, सब कुछ। तभी युविका हाथ में चाय का कप लिए वहां पर पहुंच गई। विनीता भाभी, ये फर्श ठीक से साफ नहीं हुआ है। अभी कर देती हूँ। आपका ये अभी कर देती हूँ कब खत्म होगा? काम तो कभी ढंग से होता ही नहीं। क्या इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर है? सुबह से मैं अकेले ही सब कर रही हूँ। तुम भी थोड़ा हाथ बटा दो तो काम जल्दी हो जाएगा। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई नौकर नहीं हूँ इस नाव पर। बात अब बहस में बदल चुकी थी। आवाजें ऊंची हो चुकी थीं। नाव के बाकी लोग सब सुन रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया, जैसे ये सब आम हो चुका हो। तभी वहां आरोही आई। उसने दोनों को देखा और एक पल के लिए ठहर गई। युविका भाभी, भाभी जी सुबह से अकेले काम कर रही है। अगर हम साथ में कर ले तो जल्दी खत्म हो जाएगा। वाह, नई नई आई हो और आते ही सबसे बड़ी बनने का शौक आ गया। आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप झाड़ू उठाई और काम में लग गई। युविका कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर नाक भौं सिकोड़ते हुए वहां से चली गई। विनीता ने धीमे से आरोही की तरफ देखा। आरोही, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। भाभी, आप भी तो मेरा साथ देती है, तो फिर मैं क्यों नहीं? उस दिन आरोही समझ गई थी कि नाव पर सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी कमी थी। कुछ दिन और बीते। युवराज का चिड़चिड़ापन और बढ़ गया। वो अब घर में कम, बाहर ज्यादा रहने लगा। सुबह बिना बोले निकल जाता और देर रात लौटता, जैसे कोई रिश्ता हो ही ना। उस शाम सब नाव के अंदर बैठे थे। विनीता काम में लगी हुई थी। विक्रम रस्सी ठीक कर रहा था। तभी दरवाजा जोर से खुला। कोई पानी देगा क्या मुझे? या यहाँ पर सबके सब बस बैठकर बातें ही करते रहोगे? विनीता तुरंत उठी और पानी देने लगी। लो युवराज, पानी। युवराज ने पानी पी लिया, लेकिन बिना देखे ही ग्लास जोर से नीचे रख दिया। ठंडा पानी नहीं रख सकते क्या? इतना भी नहीं होता तुम लोगों से। विक्रम अब खुद को रोक नहीं पाया। युवराज, बात करने का तरीका ठीक रखो तुम। ओह, तो अब मुझे बोलना भी आपसे सीखना पड़ेगा। मैं बस ये कह रहा हूं कि घर है ये, ऐसे बात मत किया करो। अच्छा, घर? आपको सच में लगता है कि ये घर है? हाँ, ये एक बंद पिंजरा है, पिंजरा जहां सब बस सांस ले रहे हैं। इस छोटी सी नाव में दम घुटता है मेरा। अगर इतना ही बुरा लगता है तो क्यों आते हो यहां वापस? क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। पसंद नहीं, लेकिन आपकी तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ गया हूं मैं। कम से कम कोशिश तो करता हूं इस मुश्किल से बाहर आने की। इतना कहकर वो मुड़ा और बाहर चला गया। आरोही चुपचाप सब देखती रही। रात गहरी हुई। नाव पर सन्नाटा छा गया। सब अपने अपने कोनों में सो गए। अगली सुबह आरोही सबसे पहले उठी और चुपचाप किनारे बैठ गई। कुछ देर बहते हुए पानी को देखती रही। तभी उसकी नजर किनारे पर पड़ी। लकड़ियों का बड़ा ढेर था। उसे कुछ याद आया। देखा बेटा, ये लकड़ी का टुकड़ा अभी कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर इसे सही तरह से तराशो तो इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। आरोही की नजर फिर उन लकड़ियों पर टिक गई। ये लकड़ियां यूं ही पड़ी है और यहाँ इस नाव में जगह की कितनी कमी है। अगर इन लकड़ियों से ही कुछ बनाया जा सकता है तो क्यों ना इस नाव को ही बड़ा कर दिया जाए। आरोही बिना समय गवाए जल्दी से उठी और अंदर चली गई। रसोई के उस छोटे से कोने में विनीता हमेशा की तरह काम में लगी हुई थी। भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह इतनी जल्दी में क्यों हो? भाभी, अगर हम चाहे तो इस नाव को बड़ा कर सकते हैं। क्या? नाव को बड़ा? हाँ भाभी, मैंने अभी बाहर देखा, नदी किनारे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी है। अगर हम उन लकड़ियों का इस्तेमाल करें तो नाव को थोड़ा और फैलाया जा सकता है। जगह बढ़ जाएगी, सबको थोड़ी राहत मिलेगी। आरोही, ये इतना आसान नहीं है। नाव को बड़ा करना कोई छोटी बात नहीं होती। मुझे पता है भाभी, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब हम सब मिलकर इतना कुछ संभाल सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन घर वाले मानेंगे नहीं आसानी से। कोई बात नहीं भाभी, कोशिश तो कर सकते हैं ना। विनीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद उसे भी पहली बार लगा कि कुछ बदल सकता है। कुछ देर के बाद आरोही और विनीता दोनों बाहर आईं। बाहर सब लोग बैठे थे। मुझे आप सबसे एक बात कहनी है। सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ उठी।
अगर हम चाहे तो इस नाव को बड़ा कर सकते हैं। वाह, अभी आई है और आते ही नाव बनाने चली है। हाँ, और कल कहेगी नई नाव ही खरीद लेते हैं। भाभी का आइडिया बड़ा है पर थोड़ा फिल्मी लग रहा है। आरोही और विनीता ने सब सुना लेकिन चुप रहीं। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो। हाँ बोलो आरोही। नदी किनारे लकड़ियाँ पड़ी है, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नाव को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। कम से कम जगह तो बढ़ेगी। राधा जी थोड़ी हैरान हुई। ये सब इतना आसान नहीं है बेटा, बहुत मुश्किल काम है ये। मुश्किल है माँ जी, लेकिन नामुमकिन नहीं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया तो कुछ लोगों ने साथ देने का फैसला किया। अगली सुबह आरोही चुपचाप नाव के किनारे बैठी थी, तभी विनीता उसके पास आई। क्या इरादा है, बस सोचोगी या काम भी शुरू करना है? काम शुरू करते हैं भाभी। तभी पीछे से शिवाय आ गया। हे, मैं भी साथ हूं। विक्रम ने भी उनकी तरफ देखा, एक पल सोचा, फिर आगे बढ़ गया। चलो कोशिश करके देखते हैं ना। तीनों पानी में उतरे। नदी ठंडी थी और बहाव हल्का तेज। लकड़ियों तक पहुंचते पहुंचते उनका बैलेंस बिगड़ने लगा। अब संभल कर, फिसल रहा है। शिवाय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हे, पैर जमा कर, फिर आगे बढ़ो, ध्यान से। विक्रम ने एक लकड़ी उठाने की कोशिश की लेकिन हाथ फिसल गया। अरे इतना आसान नहीं है। तभी किनारे से अंकुश जी की आवाज आई। अरे ध्यान से बे, ऐसे नहीं, पकड़ मजबूत रखो और लकड़ी को एक तरफ से उठाओ। तीनों ने बात मानी। इस बार पकड़ मजबूत थी। कदम संभलते हुए धीरे धीरे पहली लकड़ी नाव तक आ गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। हर सुबह वही मेहनत, वही पानी, वही लकड़ियां। शिवाय और विक्रम आगे, आरोही साथ, विनीता ऊपर से संभालती और अंकुश जी हर कदम सिखाते रहते। ध्यान से, जोड़ मजबूत होना चाहिए तभी टिकेगा। धीरे धीरे नाव का ढांचा बनने लगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। क्या सच में लगता है ऐसे टुकड़ों से नाव बन जाएगी? हाँ, और वो भी इतनी आसानी से। सपना अच्छा है। आरोही ने उनकी बात सुनी लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। मुमकिन और नामुमकिन के बीच बस कोशिश का फासला होता है युवराज भैया। आप दोनों देखते रहिए, ये नाव खड़ी भी होगी और तैरेगी भी। उसकी आवाज में यकीन था और वही सबके हाथों की ताकत बन गया। दिन हफ्तों में बदल गए। हर लकड़ी, हर जोड़ मेहनत से जुड़ता गया। आरोही अपने पापा की हर सीख याद करती रही, कहां दबाव देना है, कहां पकड़ मजबूत करनी है। तभी एक रात कुदरत ने इम्तिहान लिया। भयानक तूफान आया। लहरें कच्चे ढांचे से टकराईं। सुबह धूप निकली तो आधा ढांचा ढह चुका था। सामान बिखरा पड़ा था। आरोही चुप खड़ी थी, नजर ढांचे पर। तभी युविका वहां आई। देखा, मैंने कहा था ना, सब मिट्टी में मिल गया। अभी भी समझ में नहीं आई। मुझे तो लगता है अब तुम लोगों को हार मान लेनी चाहिए। नहीं, हार वो मानते हैं जिनके पास खोने को कुछ ना हो। हमारे पास तो हमारा परिवार है, हम फिर से शुरू करेंगे। तभी शिवाय उसके पास आया। हे, क्यों चिंता करती हो, हम फिर से शुरू करेंगे। हाँ हाँ, इस बार हम और मजबूत बनाएंगे। हार मानना आसान है, लेकिन फिर से बनाना वही असली हिम्मत है। हारने के बजाय इस बार सबकी जिद दोगुनी हो गई। दिन रात एक कर दिए गए। मेहनत ऐसी कि हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन हौसला नहीं डगमगाया। हे ऊपर वाले, मेरी बहू और मेरे बच्चों की मेहनत को नाकाम मत करना। प्रार्थना सुनी भी गई। महीनों की मेहनत के बाद नदी के बीचों बीच 3 मंजिला नाव अब पानी के ऊपर शान से तैर रही थी। जगह की तंगी खत्म हो चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर एक नई चमक थी। वाह भाभी, अब तो मेरे पास अपना अलग कोना है। अब कोई धक्का मुक्की नहीं होगी। सच में अब ये नाव घर जैसी लग रही है। मानना पड़ेगा, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि ये सच में बन जाएगी। कमाल ही कर दिया वैसे तुम लोगों ने। मेरे बच्चों ने कर दिखाया। मेरी बहू ने इस घर की किस्मत ही बदल दी। शुक्र है ऊपर वाले का, अब सब ठीक हो जाएगा। खुशी का माहौल था, लेकिन आरोही का मन कहीं और था। वो ऊपर के नए हिस्से को देख रही थी, पर नजर बार बार उसी पुराने बंद कमरे पर जा रही थी। जैसे ही सब काम में लगे, आरोही धीरे से वहां बढ़ी, दरवाजे तक पहुंची और कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया। एक बार मना किया था ना आरोही। आरोही झटके से पलटी। राधा जी वहीं खड़ी थी, उनके चेहरे पर सख्ती थी। बेटा, बड़ों की बात मान लिया करो। जब इस घर का कोई सदस्य उस तरफ नहीं जाता तो तुम क्यों जाना चाहती हो? इस कमरे को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। आरोही बिना कुछ बोले हट गई।
पर मन में सवाल और गहरा होता चला गया। अगर सब ठीक है तो माँ जी इतनी डरी क्यों है? रात में सबके सोने के बाद वो दबे पांव उस बंद कमरे में गई, जहां एक लकड़ी का संदूक मिला। खोला तो अंदर ढेर सारी तस्वीरें थी। रायजादा परिवार शाही ठाट में दिख रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने अखबार की कतरन पर पड़ी। हेडलाइन देख उसके होश उड़ गए। करोड़ों के घोटाले में रायजादा खानदान का बेटा युवराज फरार, पुलिस ने जब्त की सारी संपत्ति। तो ये आलिशान नाव कोई शौक नहीं, एक मजबूरी है। सब यहाँ छुपे हुए हैं। तभी शिवाय की आंख खुलती है। आरोही वहां नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि आरोही जरूर उस कमरे में गई होगी। वो जल्दी उठा और उस कमरे में गया। यही वो सच है जिसने हमारी जिंदगी को बदल दिया। और मैंने भी तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी आरोही। आरोही पलटी। शिवाय दरवाजे पर खड़ा था। रिश्ता सच पर टिकता है शिवाय, छलावे पर नहीं। पर अब मैं कहीं नहीं जा रही, हम साथ हैं। चलो अब सो जाओ, कल से एक नई शुरुआत करनी है। अगली सुबह नाव पर रोजाना की हलचल शुरू हुई। सब अपने अपने कामों में लगे थे। तभी आरोही वहां आई। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। मुझे पता चल गया है कि आप सब इस नाव में छिपकर क्यों रह रहे हैं। तुम्हें किसने बताया? सच छुपाने से नहीं छुपता माँ जी। कल रात मैंने वो कमरा और वो पुरानी खबरें देख ली। चलो अच्छा हुआ तुम्हें सब पता चल गया। अब मन हल्का है। बेटा, कभी हमारे पास बंगले, गाड़ियां और करोड़ों का कारोबार था, पर युवराज को मेहनत नहीं बल्कि जल्दी अमीर बनना था। उसने गलत रास्ता चुन लिया। लाख समझाया पर माना नहीं। एक दिन पुलिस का छापा पड़ा, सरकार ने सब कुछ सील कर दिया। बस ये पुरानी नाव बची और हम इसमें ही छिप कर रह गए बेटा। अरे अभी भी कह रहा हूं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे पास रास्ते हैं वापस वो रुतबा पाने के। कैसे? फिर से वही गलत रास्ता अपनाकर? फिर से पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेलकर? हे, तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? हाँ, अपनी औकात में रहो। जबान संभाल कर भाई साहब। आरोही मेरी पत्नी है, उससे बात करने का तरीका बदलिए आप। युवराज पैर पटक कर वहां से चला गया। परिवार के बीच सन्नाटा पसर गया। तभी विक्रम ने कहा, पापा, हमें युवराज पर नजर रखनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि यह कुछ बड़ा करने का सोच रहा है। रात के दूसरे पहर में जब वो सो रहे थे, युवराज दबे पांव बाहर निकला। आरोही, जो पहले से ही सतर्क थी, उसके पीछे हो ली। नाव किनारे लगी थी। अंधेरे में दो साए एक काला बैग लेकर खड़े थे। युवराज ने जैसे ही बैग थामा, आरोही भागती हुई अंदर गई और सबको जगा दिया। पापा जी, शिवाय, जल्दी चलिए। युवराज भैया फिर से वही गलती कर रहे हैं। किनारे पर कुछ लोग आए हैं। पूरा परिवार बाहर भागा। युवराज हाथ में बैग लिए खड़ा था। अंकुश जी की आंखों में गुस्सा और दुख साफ था। तभी अचानक चारों तरफ से पुलिस के सायरन की आवाज गूंज पड़ी और लाइटें युवराज पर पड़ गईं। हिलना मत, घेरे जा चुके हो तुम। अगर सहयोग करोगे तो सजा कम होगी, वरना इस बार तुम्हारे परिवार को भी लपेटे में ले लेंगे और तुम्हारी सील की हुई सारी जायदाद सरकार हमेशा के लिए जब्त कर लेगी, समझे? देख ले बेटा, अपनी जिद चुनता है या अपना परिवार। क्या अभी भी हमें इस नाव से निकालकर जेल में देखना चाहता है तू? युवराज के हाथ कांपने लगे। उसने वो काला बैग जमीन पर फेंक दिया और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से पहली बार पश्चाताप के आंसू निकले। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे सजा दे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। इस सब में मेरे परिवार का कोई हाथ नहीं है। युवराज ने पुलिस का साथ दिया और उस गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ने में मदद भी की। कानून ने उसके सहयोग को सराहा। कुछ महीने बीत गए। नाव पर अब डर का साया नहीं था। युवराज जेल में अपनी सजा काट रहा था, लेकिन वो बदल चुका था। युविका भी अब पूरी तरह बदल गई थी और विनीता और आरोही के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर का काम संभालती थी। तभी एक दिन डाकिया एक सरकारी पत्र लेकर आया। पापा, सरकार ने हमारी सारी प्रॉपर्टी, हमारा घर, सब कुछ वापस कर दिया है। इसमें यह भी लिखा है कि युवराज भैया ने बड़े गिरोह को पकड़ने में जो पुलिस की मदद की है ना, उसे देखते हुए अदालत ने उनकी सजा 5 साल से घटाकर सिर्फ 1 साल कर दी है। पापा, वो अगले कुछ महीनों में हमारे साथ होंगे। वहां खड़ी राधा ये सुनकर भावुक हो जाती है। सच में मेरे बच्चे ने अपनी गलती सुधार ली। अब मेरा परिवार सच में पूरा होगा। ये खबर सुनते ही पूरी नाव पर जैसे उत्सव का माहौल छा गया। राधा जी ने सबको मिठाई खिलाई। वो रात रायजादा परिवार के लिए एक नई उम्मीद की रात थी। अगले कुछ दिन सामान समेटने में बीते। आज रायजादा परिवार अपने उस भव्य 3 मंजिला नाव पर आखिरी शाम बिता रहा था।
कल सुबह उन्हें नदी का ये बसेरा छोड़कर वापस मिले अपने पुराने घर यानी कि महल में लौटना था। यकीन नहीं होता भाभी कि कल हम यहाँ नहीं होंगे। सच बताओ तो अब मुझे इस नाव से भी प्यार हो गया है। सच कहा अनन्या, मुझे तो पहले लगता था कि यहाँ हमारी जिंदगी खत्म हो गई, पर आरोही तुमने सिखाया कि अगर हिम्मत हो तो पानी पर भी घर बनाया जा सकता है। सूरज ढल रहा था। आरोही और शिवाय नाव की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़े होकर बहती नदी को देख रहे थे। हे आरोही, सब कुछ वापस मिल गया ना, घर, रुतबा और अपनी वो इज्जत। पर इस सफर में मेरी सबसे बड़ी कामयाबी पता है कौन है? तुम हो। अगर तुम उस दिन वो कमरा ना खोलती और हमें सच का सामना करने का हौसला ना देती तो हम आज भी छिप रहे होते आरोही। आप पुरानी बातें मत सोचिए शिवाय, हमें सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशियों से करनी चाहिए। डूबते सूरज की हल्की रोशनी पूरी नाव पर फैली हुई थी। इस नाव ने बुरे वक्त में न सिर्फ उन्हें सिर छिपाने की जगह दी थी, बल्कि पूरे परिवार को एक दूसरे के करीब भी ला दिया था। सबको अब एहसास हो चुका था कि घर ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि साथ और भरोसे से बनता है। कल की सुबह उनके लिए एक नई शुरुआत लेकर आने वाली थी, जहां अब डर नहीं, सिर्फ सुकून था।